हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद उज्ज्वल सिंह पे आज हम आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे थे। तो हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया। और कल क्या पढ़ाया था हमने? कल हमने आपको आर्टिकल 20 के बारे में बताया था। आर्टिकल 20 के बारे में, जो 20 किसके जो सुरक्षा देता है अपराधियों अपराधियों के आरोपी के विरुद्ध कुछ कानून जो छूट है उनको दी गई थी। तो वो हमने आपको बताया गया था, ठीक है। और हमने आपको कार में क्या कहाँ तक हो गया था, हमने बताया गया था कि हमारा ये जो घर है, घर बनाने के लिए पहले इसका नामकरण किया गया। फिर उसको अंदर जो घर बनाया गया उनका परिवर्तन किया गया शरीर उनकी सीमाओं में। फिर उनके जो सम्मेलन एक दूसरे का मेल मिलाप करके एक दूसरे को मिला करके राज्य दूसरे एक दूसरे नए राज्य बनाए गए। उनको राज्यों को चलाने के लिए हमें नई सरकार चाहिए थी, इसलिए उसको सरकार का गठन किया। कानून कैसे होगा, उसके बाद जो उसमें नागरिक रह रहे थे उनको एक नागरिकता दी गई। उसके बाद हमने राज्य की परिभाषा दी गई, मतलब अपने घर की परिभाषा दी गई। उसके बाद घर में विधि कैसे बनेगी उसके बारे में बताया, और विधि जो बनेगी उसके सामने सभी को समान होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया अनुच्छेद 15 में की विशेष छूट दी गई, और किस आधार पर हमने भेदभाव नहीं होगा वो बताया गया। और उसके बाद अनुच्छेद 16 में बताया कि कैसे हमें रोजगार में एम्प्लॉयमेंट में हमें सुविधा मिलेगी। उसके बाद हमने बताया कि कैसे हमें जो पिछड़ी जातियां हैं, कमजोर वर्गों के लोग हैं, उस जो अस्पृश्यता का भेदभाव खत्म किया गया। फिर अस्पृश्यता के बाद जो राजा महाराजा की जो उपाधि वगैरह थी उसको खत्म किया गया। फिर उसके बाद हमने बताया कि जो नागरिक रहते हैं उसमें उनको क्या क्या स्वतंत्रता है, बोलने की क्या क्या स्वतंत्रता है। और उन्होंने अगर किसी ने क्राइम वगैरह कर दिया या अपराधी हो गया तो उसको हमने क्या क्या स्वतंत्रता देनी है उसके बारे में बताया। और आज हम बताएंगे आपको अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में पहले हम आपको न्यूज़ के बारे में बताते हैं, न्यूज़ के माध्यम से कि न्यूज़ में क्या क्या चलता रहता है और आपको कैसे न्यूज़ पढ़ते हो। तो आज आपके वक्त इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि ये न्यूज़ है। अब देखो, एक तो स्थानीय कंपनियों से रक्षा खरीद पर जोर, मतलब जो हमारी जो इंडिजीनियस कंपनी है उससे हम सामान खरीदेंगे तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारे देश की जो आत्मनिर्भर है वो होगा, रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे। ये सरकार क्यों कर रही है, आपने कभी सोचा? अभी बता देते हैं ये सरकार क्यों कर रही है ऐसा, इसका करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है। दूसरा है ये एनआरसी, ये एनसीआर में, मतलब दिल्ली के जो क्षेत्र आसपास में उसमें स्मोक हो गई। एक तो होता है फोग, एक होता है स्मोक। तो इन दोनों में डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये हो रही है स्मोक, और ये स्मोक हो रही है तो इससे पॉल्यूशन हो रही है। तो सरकार इस पे कानून क्यों बनाना चाह रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे क्यों एक्टिव है, और कैसे इसको दूर किया जाएगा, और सरकार इसको दूर करने का प्रयास क्यों कर रही है। सरकार को क्या लेना, क्या फायदा है अगर सरकार इसको दूर करेगी, अगर सरकार अगर इसको दूर करने के लिए क्यों प्रतिबंध है या उसके ऊपर क्यों वो है। दूसरा एक ये है, आपने देखा होगा भी राहुल गांधी के द्वारा भी एक वो आरोप लगाया कि एप्पल के जो फोन है उसको हैक किया गया था, कि उनके जो निजता का अधिकार है, उनके जो पर्सनल है लिबर्टी है उसको छीनने की कोशिश की गई। तो सब उनके ऊपर क्यों एलिगेशन लगे ये वाले। तो उसको अगर एलिगेशन लगे हैं तो उनका कौन सा अधिकार है जो उनका हनन हुआ है। तो अगर वो हनन हुआ है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गए, तो ये आपको बताया जाएगा किसी जहाज। एक ये आपको पहला चला था इजराइल का जो पेगासस है, जो मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा किसी भी तरह से उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हो सकता है, और उसको हैकिंग था उस पर भी आरोप लगाया, और सीधा ये अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो ये क्यों गए, कैसे गए, इनको क्या अधिकार मिला है जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए सीधे। ये जिला स्तर पे या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं गए, या स्टेट कोर्ट में क्यों नहीं गए, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में कैसे चले गए। अब ये देखो तमिलनाडु में दो दलित युवकों पर पेशाब कर दिया गया, मतलब जो एससी कास्ट कास्ट के थे उनके ऊपर पेशाब कर दिया गया, तो उनकी गरिमा में जो जीवन था उसका वो हनन हुआ है। तो वो अभी कोर्ट में गए हैं, तो उनको सीधा कोर्ट में कैसे चले गए, स्टेट कोर्ट में, मतलब राज्य कोर्ट में, हाई कोर्ट में।
कैसे गए, उनको कौन सा अधिकार मिला, कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया गया। अब ये अजमेर में एक कोई छोटी बच्ची को लेकर के मुस्लिम ने, और उसको वहां पर के क्या किया, उसका दुष्कर्म किया, उसके साथ बलात्कार किया। तो उसको बलात्कार करने के बाद सीधा राजस्थान को हाई कोर्ट ने क्यों एक्शन में आ गया, तो इसके बारे में बात बात करेंगे हम। मतांतरण को लेकर के कि एक को कहा कि मैं सतबीर सिंह हूँ और मैं एक हिंदू हूँ और मैं आपकी जाति का हूँ, और उसको शादी करके फिर उसको भगा कर ले गए, उसके साथ दुष्कर्म वगैरह किया, और उसके बाद उसको मुस्लिम हो गया। अभी वो छूट करके आई है, वहां से किसी तरह बच के आ गई। तो उसमें किस किस तरह उस गरिमा जीवन जीने का अधिकार था उसको, तो वो उसका हनन होगा। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आज ये कौन सा अनुच्छेद इसमें सभी में प्रयोग किया गया है, तो इसको जानते हैं। हमारा जो अनुच्छेद आज हम आपको बात करेंगे, आर्टिकल 21 के बात 21 के बारे में बात करेंगे हम आपसे। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार है। देखो, एक तो लिख देने से कुछ नहीं होता है कि एक संविधान में लिख दिया कि अनुच्छेद ये 21 है, जीवन का अधिकार है, तो जीवन में क्या क्या आएगा वो भी तो बताना जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे जीवन के अधिकार में क्या क्या टाइम टू टाइम व्याख्या की गई है संविधान के द्वारा, और न्यायालय के द्वारा। क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट और राज्य कोर्ट ही, हाई कोर्ट ही व्याख्या कर सकते हैं संविधान की। इसमें है क्या कहा गया, प्राण और दैहिक, जो संविधान में जब लिखा गया था उस टाइम पे है, प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्राण मतलब जीवन, मतलब आपको कोई मार नहीं सकता, उसके लिए क्रिमिनल। ठीक है, दैहिक मतलब तुम्हारे शरीर का प्रताड़ना नहीं कर सकते, या कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, ये इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, उसके बारे में स्वतंत्रता दी जाती है, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता है, जो प्राण की स्वतंत्रता है। जीवन की स्वतंत्रता में क्या किया जाता है भाई, व्यक्ति के शरीर व उस अंगों के साथ कोई छेड़खानी ना किया जाए, उसके जो बॉडी पार्ट हैं उसके साथ कोई छेड़खानी ना किया जाए। महिला के कुछ हैं, पुरुष के कुछ हैं, तो कोई भी हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसके शरीर के साथ कोई छेड़खानी ना किया जाए, उसको प्रताड़ित ना किया जाए। ठीक है, उसके खिलाफ अगर उसको कोई कुछ होता है तो सीधा अनुच्छेद 21 का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, शरीर पर हमला या बलात्कार ना किया जाए। लड़ाई वगैरह आपको होती रहती है, आपको पता है, अगर कोई फाइट वगैरह होती है तो अगर किसी के साथ, तो वो नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती किसी के साथ रेप नहीं करना चाहिए। तो ये एक बुरी चीज होती है और इस समाज में को एक गंदा समाज बनाता है, तो इसको हमें करना चाहिए। प्रताड़ना से मुक्ति मतलब कि किसी को ये ना कहा जाए कि भाई तुम ये काम करो करो, और उसके शरीर पे, जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे, जो कोड़े बरसाए जाते थे, उसके शरीर पे प्रताड़ना करते थे, उनको गंदी जगह में रखते थे, तो डर्टी डर्टी जगह में रहते थे, वो आप उसको नहीं रख सकते, उसको प्रताड़ना नहीं कर सकते। और नहीं और क्या नहीं कर सकते, उसके साथ आजीविका, शिक्षा, शुद्ध पर्यावरण, शिक्षा, उसको अधिकार है इसमें। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जीवन का अधिकार में। दूसरा क्या बच गया अपनी, दैहिक। दैहिक जीवन में मतलब शरीर, मन मान हिरासत में रखने के विरुद्ध, मतलब उसके जो शरीर है, बॉडी है, उसको जेल में नहीं ले जाया जा सकता। मतलब कि ये नहीं कि कोई पुलिस वाले ने कहा कि जैसे मान लो आपका कोई पड़ोसी है, नेबर है, और वो तुमसे जलता है या तुम्हारी लड़ाई हो रखी है, वो ये नहीं कर सकता कि दूसरे वाले पुलिस को वैसे जानकारी निकाल के किसको जेल में डाल दी जाओ मन मर्जी से, इसने चाहे कोई क्रिमिनल या कोई अपराध नहीं किया उसे, या कोई क्राइम नहीं किया हो उसने। ठीक है, उसके खिलाफ आज हमें ये मिला हुआ है। दूसरा क्या, और क्या है, निजता का अधिकार, मतलब प्राइवेसी का अधिकार। ये नहीं कि जैसे कि आपके कोई मम्मी पापा भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, या दोस्त भी हैं, जैसे आपको कहेंगे भाई तुम्हारे व्हाट्सअप दिखाओ, तुम्हारा एफबी दिखाओ, तुम्हारे इंस्टा दिखाओ। तो ये आपको निजता का अधिकार मिला हुआ है। निजता में क्या क्या है कि आपके कोई पासवर्ड हो गए, कुछ भी हो गए, तो निजता की तो जो की पर्सनल लाइफ है,
उसके बारे में को आप किसी को बता भी नहीं सकते। आपकी अगर इच्छा है तो नहीं बताने की, और वैसे आप बता सकते हो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं बता सकते, उसका भी निजता का अधिकार है। या निजी जीवन में कपड़े, कि आप किसी को फटे कपड़े पहनने हैं। आजकल आपको देखा होगा फैशन में फटे फटे कपड़े पहनते रहते हैं। ठीक है, फटे कपड़े पहनो, या कोई किसी भी तरह के से कपड़े पहन करके अपने रह सकता है। कोई कच्चे बनियान में रहे, कोई पजामा में रहे, कोई पैंट शर्ट में रहे, कोई कुर्ता में रहे, तो किसी कोई भी कैसे भी कपड़े आप पहन सकते हो कपड़े। ठीक है। और आगे क्या है, निवास का चयन। कोई बंगाल में रहे, कोई मुंबई में रहे, कोई हरियाणा में रहे, कोई गुजरात में रहे, कोई जम्मू में रहे, या कोई मणिपुर में रहे। जिसका जहाँ मन करे वो वहाँ रह सकता है। ये नहीं कि आपको अगर गांव में रहना है तो आप गांव में रहो। ये किसी के साथ कोई भी वो नहीं कर सकते जबरदस्ती। ठीक है, अब कोई व्यक्ति कहीं भी रहना चाहता है, कहीं भी फ्लैट में रहना चाहता है, घर पे रहना चाहता है, कहीं भी रह सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहीं भी अपने चयन करने की स्वतंत्रता, ये सबसे अधिकार मस्त है। चयन करने की स्वतंत्रता मतलब क्या? जैसे कि अगर आपको आज के टाइम पे क्या है, मनोवृत्ति चली हुई है कि शादी नहीं करनी है हमें। हाँ, ये भी आपको एक अधिकार है कि आपको शादी नहीं करनी। ठीक है, आपको शादी शादी नहीं करनी, वो भी अच्छी बात है। उसके बाद अपनो जो शादी करनी भी है तो चयन करने का आपको अधिकार है कि दुल्हन कौन बनेगी आपकी, या दूल्हा दूल्हा कौन बनेगा। ये चयन करने की आज़ादी है आपको, किसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो। तो आपको ये पूरी स्वतंत्रता दी गई है, आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद निगरानी या नियंत्रण, जैसे कि हमारे घर में ताऊ जी होते हैं। ठीक है, ताऊ क्या करते हैं भाई, सभी पर निगरानी रखते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। तो वो वाली भूमिका को समाप्त कर दिया गया कि आप निगरानी नहीं रख सकते मेरे पे। मेरा मन है, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूं। ठीक है। उसके बाद उस पर कोई नियंत्रण या कुछ का विरुद्ध नहीं, विरुद्ध स्वतंत्रता मिली हुई है। ये ताऊ वाली भूमिका समाप्त कर दी गई। और ये ताऊ तो हर घर में होगा। जैसे कि किसी का बाप है, वो बाप होता है। ठीक है, डैड मतलब डैड होता है। वो क्या करेगा, पूरी अपने बेटे के कमरे में, किसी घर पे मोबाइल फोन में देखेगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या कहाँ जा रहा है। तो ये वाली सारी जो भूमिका है, इससे आज़ादी मिलाने के लिए इसको निगरानी के आज़ादी मिली है, कि निगरानी के विरुद्ध आज़ादी मिली हुई है। आप ये नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये तो थी हमारे संविधान में लिखी हुई स्वतंत्रता। इसके बाद आती है हमारी क्या, जो न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी क्या व्याख्या की गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो व्याख्या की गई है, गोपालनवाद में की थी 1950 में। देख रहे हो, 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था 1950 को। और 1950 में एक केस आ गया गोपालनवाद। इसमें क्या कहा क्या गया, न्यायालय के द्वारा व्याख्या की गई है विधि की उचित। इसमें क्या हुआ था कि किसी की निजता का अधिकार हो गया था, गोपालन का। गोपाल नाम का एक केस था, गोपाल नाम का एक व्यक्ति था, उसके की निजता का अधिकार हो गया था। उसके कुछ हो गया, तो संविधान के द्वारा कानून बनाया गया कि उसकी निजता का अधिकार है, उसको कम किया गया। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो न्यायालय का कार्य है, न्यायालय का कार्य है वो क्या है कि अनुच्छेद जो भी मूल अधिकार है उसको रक्षा नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है। और जो संविधान के ये विधायिका के द्वारा बनाई गई विधि का सिर्फ ये देखना है कि वो विधि उचित है या अनुचित है। मतलब जो विधायिका के द्वारा क्या देखनी है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो जैसे कि पहले क्या प्रक्रिया बनाए देते हैं, अपना एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। पहले लोकसभा से पास होगा बिल, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा से पास होकर के फिर लोकसभा में जाएगा। यहाँ से जा करने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है। अगर ये नहीं होता है, मान लो लोकसभा के पास पास होकर के सीधा वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा देते हैं, और बिल बन जाता है, यहाँ पे कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है।
तो वो गलत है। तो अगर ऐसा कोई अपनाया जाता है तो न्यायपालिका इसको रद्द कर सकता है और अमान्य घोषित कर सकता है। बस का जो न्यायालय न्यायालय इसमें कहा कि न्यायालय का कार्य क्या है, उचित या अनुचित प्रक्रिया का निर्धारित करना। इसमें क्या क्या प्रक्रिया का सिद्धांत दिया। ठीक है, कि सिर्फ न्यायालय का क्या काम है कि जो अनुच्छेद का संशोधन करती है संसद, उसकी प्रक्रिया सही है या गलत है, इसके बारे में बताया गया। और ये सिर्फ विधायिका के खिलाफ ये कार्य, इसमें क्या कहा गया, ये कार्यपालिका के खिलाफ है। ये सिर्फ पाबंद किस पे लगा सकती है, कार्यपालिका, मतलब जो, अगर विधायिका तो कानून बनाती है, ठीक है, और ये लागू करती है। अगर ये लागू करती है मतलब किसी तरह अच्छी तरीके से लागू नहीं करती, मान के चलो किसी के पास लाइसेंस है, लाइसेंस होने के बाद भी अगर कोई चालान काट देती है पुलिस, ठीक है, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और चुनौती देने के बाद इसको रद्द किया कर देगी न्यायपालिका। ये कह रही है सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध हमें उसको कार्यपालिका के विरुद्ध हमें शक्ति दी गई है, विधायिका के विरुद्ध नहीं दी गई। अच्छा, दूसरा इसने क्या कहा अगला, कि अनुच्छेद 19 तो पता होगा ना आपको क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब कि ये अनुच्छेद 21 सिर्फ जो जीवन का अधिकार है उसकी रक्षा करता है और इसमें सिर्फ स्वतंत्रता की बात की गई है। ये एक दूसरे से मिले हुए हैं या इन दूसरों के बीच में अंतर संबंध कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हैवियस कॉर्पस वाद आया 1976 में। ठीक है, कौन सा केस आया, हैवियस कॉर्पस वाद आया 1976 में। इसमें क्या कहा न्यायालय ने कि जीवन का अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसमें, ठीक है, इसमें क्या गया कि ये हैवियस कॉर्पस था, उसके जीवन के अधिकार के लिए कानून बनाया गया, मतलब कि कानून कुछ बनाया गया, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये न्यायालय में गया। तो न्यायालय ने ये कहा कि जो वो कानून बनाने की विधि है, कानून बनाने की जो विधि है वो उचित है, इसलिए जो विधायिका है फंडामेंटल राइट में कुछ भी संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, इसलिए जो भी आपके अधिकार छीने गए हैं उसको कानूनन सही है। तो ये तो हो गया हमारे दो केस। उसके बाद और मेन और इम्पोर्टेंट केस आता है मेनका गांधी का केस। आपको पता होगा मेनका गांधी, गांधी परिवार की मेनका गांधी जो इंग्लैंड से पढ़ी हुई थी। मेनका गांधी 1978 में। इसमें क्या हुआ था, इसका जो, इसमें आपको परिप्रेक्ष्य में देखो 1977 में क्या बने, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। और जनता पार्टी में के पहले बनने से पहले 1975 में आपातकाल आया था। आपातकाल में क्या गया था, जो अपोजिशन के थे, जनता पार्टी के जो सदस्य थे, उनको सभी को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, आपातकाल के, और फिर उसके बाद चुनाव किया गया था। फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, गठबंधन सरकार की। उन्होंने क्या किया, मेनका गांधी को का जो पासपोर्ट था, ठीक है, पासपोर्ट को क्या किया, जब्त कर लिया गया और उनको विदेश जाने से रोका गया। इसी में ये मेनका जी चले गए सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अपने दरख्वास्त लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें कि जो गोपाल वाद जो केस था उसको पूरी तरह से बदल दिया। अगर इसमें क्या गया, गो की विधि की उचित प्रक्रिया का प्रतिपादन किया जाए, मतलब कि अभी क्या कहेगा, जो विधि बनाई जाएगी, विधि की एक तो प्रक्रिया भी उचित होनी चाहिए, प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, उसके बाद और विधि भी उचित होनी चाहिए, विधि भी उचित होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि मनमानी से कोई भी विधि बना दी जाए,
उसको एक अच्छे तरीके से बनानी चाहिए, किसी का मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, इसमें ये कहा गया। और इसी के साथ इन्होंने एक प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत दिया। जैसे प्लेटो जी कहते हैं ना कि दार्शनिक है प्लेटो, कि प्राकृतिक रूप से अगर सभी समान है, सभी स्वतंत्रता लेकर के पैदा होते हैं, तो उसी तरह से प्राकृतिक न्याय का उसका सिद्धांत दिया गया कि प्रकृति का प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना चाहिए विधायिका को और कार्यपालिका को। ठीक है। इसमें क्या कहा, अगला क्या कहा कि प्रताड़ना ही इसका वो नहीं है, मतलब कि अगर किसी को प्रताड़ना की जाएगी तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कानून बनाएगा, उसका कानून बनाने के लिए या उसको, जो व्यक्ति है, गरिमामय जीवन का भी जीने का अधिकार है। मतलब उसको एक अच्छा गरिमामय उसका जो जीवन की अंतरात्मा है उसको भी संतुष्ट रखने के लिए, ये नहीं कि उसके ऊपर कोई गाली गलौज शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है। अब आप सुनते हैं आपके गांव में पड़ोसियों में लड़ाई होती है, आपके अंकल ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, सभी वो एक दूसरे के ऊपर लड़ाई के तो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो एक उनकी गरिमा पे ठेस पहुंचाते हैं। और इस अनुच्छेद के तहत आप अपने पुलिस थाने में रिपोर्ट करा सकते हो या न्यायालय में जा सकते हो, जिससे क्या होगा, कानून भी की अगर उनकी पहुंच होगी, तो कानून की अगर पहुंच होगी तो लड़ाई झगड़े कम होंगे, जिससे ये एक दूसरे में एकता की भावना बढ़ेगी। और आपको ये अनुच्छेद जानने का पूरा हक है और अच्छे आपके जीवन के लिए भी होगा। इन्होंने इसको उदारवादी व्याख्या बोला। ये इन्होंने अब क्या किया, न्यायपालिका आ गया उदारवादी में, उदारवादी व्याख्या करने लगे। एक तो इन्होंने प्राकृतिक न्याय दिया, गरिमामय जीवन, जो संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, या संविधान में लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, क्या क्या किया, अनुच्छेद जो अनुच्छेद 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार, और प्लस अनुच्छेद 21 है, जीवन का अधिकार, इनको क्या कहेगा, अंतर संबंध है इनके दोनों के दोनों में। इन्होंने कहा ये दोनों अंतर संबंधित है। मतलब क्या है, अगर किसी के पास जीवन रहेगा तभी तो उसके पास स्वतंत्रता रहेगी ना। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो उसके पास स्वतंत्रता देने के क्या फायदा है। अगर किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, या किसी को अपने संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, या किसी को कहीं जाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उसके पास जीवन का फिर अधिकार क्या, जीने का ही अधिकार क्या, फिर तो ये तो एक पशुवत जीवन हो गया ना, कि उसको भाई जब कहोगे तब जाएगा, जब कहोगे जब भोंकेगा। तो वो ऐसी जीवन जीने का हकदार नहीं है एक मनुष्य। मनुष्य का मतलब है एक गरिमा में जीवन जीने का, जब मन करे जब खाए, जब मन करे जब उठे। ये नहीं कि भाई पेरेंट्स के 5 बजे उठ जाओ, उठ गए भाई, ऐसे नहीं होता। आपको अगर सोने का मन करे 10 बजे तक सो, ठीक है, खाने का मन करे खूब खाओ, पीने का मन करे दारू पियो, कुछ भी करो, पर किसी के साथ बदतमीजी ना किया जाए, बस ये है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद क्या गया कि ये व्याख्या करने के बाद 1978 के बाद जीवन के अधिकारों में गतिशीलता आ गई, और अभी जीवन के अधिकार है उसको अनेक अनेक विभिन्न क्षेत्रों में गतिशीलता का मतलब इस विभिन्न क्षेत्रों में उसके जीवन के अधिकारों को व्याख्या की गई। सबसे पहले जो वो क्या किया गया, 1980 के बाद, सबसे 1980 में आपको पता होगा PIL याचिका, मतलब PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या जनहित याचिका, इसको आप जनहित याचिका का प्रारंभ किया गया था। जनहित याचिका का मतलब यह है कि कोई भी, अगर मान लो आपका कोई अमित का है ये, अगर अमित का कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, और सुमित सुमित जा करके उसके न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल देगा, और उसके खिलाफ केस लड़ेगा कौन, सुमित, और अधिकारों का उल्लंघन किसका हुआ है, अमित का। ऐसे ही अगर किसी का कोई संगठन है, महिला संगठन है, अगर उसके खिलाफ कोई जाति हो रही है, तो कोई एनजीओ जा करके, एनजीओ या कोई सरकारी संस्था
जा करके उसके खिलाफ जा करके लड़ाई लड़ेगी, उनके साथ न्यायालय लड़ेगी। ये होती है जनहित याचिका। उससे पहले क्या होता था कि सिर्फ अगर अमित का शोषण हो रहा है तो अमित ही न्यायालय में जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, या महिला का हुआ है तो सिर्फ महिला ही जा सकती थी, ये एनजीओ वगैरह नहीं जा सकते थे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया 1980 में। फिर वो पीएलए का एक कानून लाएगा कि कोई भी तीसरा थर्ड व्यक्ति भी जाकर के उनकी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले जो आया उसमें देखो कि क्या आ गया, जो अगर आप कानून बना रहे हो, संविधान का संशोधन कर रहे हो, तो पहले आपको निदेशक तत्व को भी ध्यान में रखना होगा। जो कौन से हैं अपने 36 से 51, जो आपको आगे बताए जाएंगे आर्टिकल, अनुच्छेद इसमें, इनको भी ध्यान में रख करके संविधान का संशोधन करना चाहिए इसमें, क्योंकि सामाजिक कल्याण के बारे में बताया गया है। तो वो एक एक अनुच्छेद आपको आगे बताया जाएगा इसमें। उसके बाद क्या गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या गया, निःशुल्क शिक्षा दी गई। वो किस लिए दी गई, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, उसके बाद क्या गया, आजीविका का अधिकार। अभी मैंने आपको न्यूज का वो दिया था एग्जांपल, जो मैन्युफैक्चरिंग का हो रही है वो हमारे भारत में इंडिजिनियस, वो किस लिए करें, आजीविका का अधिकार है देश, मतलब देश के नागरिकों को। और आजीविका बढ़ाने के लिए तो देश में फैक्ट्रियां वगैरह बनेगी, फैक्ट्रियां बनेगी तो नौकरियों का अवसर आ गया। तो ये क्या हो गया, आजीविका के अधिकार, कौन से अनुच्छेद 21 के तहत। अच्छा जी, उसके बाद यौन उत्पीड़न। अभी मैंने आपको बताया था कि एक को अजमेर में लेकर के जा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अगर उसके साथ ये अधिकार मतलब शोषण हुआ है तो वो क्या जाएगी अब सीधा सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, या हाई कोर्ट जाएगी 226 का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये कहाँ से अधिकार दिया उसने, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्या है, निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार। जो पेगासस और एप्पल का है उसका कौन सा अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अनुच्छेद 21 का, और वो कहाँ जाएंगे अब, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, ये आपको कौन सा अधिकार दे रहा है इनको, निजता का अधिकार, और कौन से अधिकार में, अनुच्छेद 21 में। ये आपको पूछ लिए जाएंगे ऑप्शन में कि कौन सा अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद वैवाहिक अधिकार, आपको किसी से भी शादी करने का अधिकार है, मन मर्जी से किसी को भी आपके चाहे जो सुप्रीम कोर्ट का नए नए व्याख्या कर रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हो आप। ठीक है, कानूनी में है। और समलैंगिक विवाह भी है, समलैंगिक विवाह भी कर सकते हो आप। तो मेल मेल से कर सकता है, स्त्री स्त्री से कर सकती है, फीमेल फीमेल से कर सकती है। और अच्छा जी, अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो क्या कहते हैं, सरकार उसको सजा तो देगी देगी। कौन देगा, न्यायालय। उसके बाद उसको क्या करेगा, न्यायालय उसको मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है, उ- मुआवजा भी देने का अधिकार दिया गया है, लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दो, प्रदूषण, प्रदूषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार है मनुष्य को। पशु की तरह नहीं है कि जंगलों में अगर आग वगैरह लग गई तो उसमें जाग में जा करके कूद जाओ मर गए, ऐसा नहीं है। जैसे हमने न्यूज़पेपर अभी पहले न्यूज़पेपर डिस्कस की थी, दिल्ली एनसीआर में क्या होता, प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, स्मोक की मात्रा बढ़ रही है। तो न्यायालय उस पर क्या हुआ, एक्टिव हो गया, और न्यायालय ने जो राज्य सरकार है, आप सरकार पे सख्त उस पर निर्देश किया है कि प्रदूषण को कम किया जाए। उसके बाद स्वेच्छाचारी हिरासत, मतलब कि कोई, मैंने क्या कहा था कि न्यूज़पेपर में था ना कि कोई भी किसी भी को भी हिरासत में नहीं ले सकता अपने इच्छा अनुसार, कि कल नहीं आएगा आपके गांव का कोई पुलिस थाना वाला आया कि आपको हम हिरासत में लेते हैं, पुलिस थाने में लेते हैं, और आपने कोई अपराध नहीं किया फिर भी हमारी इच्छा है आपको थाने में लेकर जाने की, तो ऐसी नहीं उसके साथ कर सकते। उसके बाद विदेश जाने की आज़ादी,
ये मेनका गांधी का मैंने आपको केस बताया, उसका पासपोर्ट छीन लिया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा। उसको कानूनी रूप से उसको विधि के अनुसार था, पर कुछ वो तो, अगर आपको कोई मन मर्जी से विदेश जाने के लिए विरुद्ध है, विदेश जाने के लिए आपके विरुद्ध हो जाता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकते। आप अपना अनुच्छेद 21 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद निजता का अधिकार तो मैंने आपको बता ही दिया। इच्छा मृत्यु का अधिकार सबसे बेस्ट है। ये देखो, इच्छा मृत्यु में क्या है कि आप अपने इस स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु, मतलब कि एक तो ये नहीं बात कर रहा जो आप फांसी खा लेते हो, ये नहीं है इच्छा मृत्यु में। या जानबूझ करके आप रेल के सामने या जहर वगैरह खा लेते हैं, ये इच्छा मृत्यु में नहीं आते। इच्छा मृत्यु में कौन आता है? जैसे कोई गंभीर रूप से पीड़ित है, गंभीर रूप से पीड़ित है, उसकी कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज हो जाता है तो उसकी कोई इच्छा मृत्यु में नहीं है। अगर इलाज नहीं होता है तो उसकी मेडिकल मतलब तो लाइन से उसका सुविधा नहीं हो सकती, तो उसको क्या किया जाएगा? उसका एक नोट लिखा जाएगा। नोट लिखने के बाद उसको डॉक्टरों से जांच किया जाएगा। डॉक्टर में, और उसके बाद न्यायालय उसका एक सुप्रीम कोर्ट का वो होगा जज, और उसमें और चार वो होंगे डॉक्टर, और उसके लिखित पे वो क्या क्या न्यायालय क्या क्या कहेगा। जो वेंटिलेटर पे होगा ना, ये तो मरीज है, तो ये वेंटिलेटर पे होगा, तो वेंटिलेटर से इसकी जो भी सुविधाएं हैं, जैसे उसकी ऑक्सीजन की पाइपलाइन है और जो उसके ईसीजी वगैरह दे रखे हैं, उसको क्या होगा? हटा दिया जाएगा, और उसके साथ उसकी डेथ, इच्छा मृत्यु का अधिकार है। आप ये मत सोचना कि मेरे को फांसी का या किसी जबरदस्ती को किसी को मारने का ये अधिकार नहीं है। ये सिर्फ ये है कि अगर आप गंभीर रूप से पीड़ित हैं तो ही आपको इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है। ये था हमारा आज का अनुच्छेद 21 के बारे में डिस्कशन। तो अनुच्छेद डिस्कशन के बारे में आपको एक जानना जरूरी था, जो आपके लाइफ को बदल देगा। अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। अगर ये नहीं है जीवन का अधिकार, और अरे इसको, ये अधिकार ऐसा है जो आपको आपातकाल में भी बना रहेगा। ठीक है, आपातकाल में भी इसका हनन नहीं हो सकता। आपातकाल आपको बताएंगे आगे, 354, 352, 356 और 360 के बारे में। ये कब लगता है, कैसे कैसे राष्ट्रपति के लगा सकता है। अभी तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है, और इसका हो गया, और इसके तो होते रहते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 21 के बारे में। कैसा लगा हमारा ये डिस्कशन वेब न्यूज के साथ, और आपको एक ऐसा परिप्रेक्ष्य में डिस्कशन, और आपको सोचने की मेरे हिसाब से आपकी विकसित हो चुकी होगी। हमारी 10-15 वीडियो हो चुकी हैं। अगर आपको अच्छा लगा हमारी वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।